नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान मौसम की परवाह किए बिना सभी के लिए अनाज उगाते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। यही किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण भी करते हैं और अगर वही गरीब होंगे तो देश की प्रगति नहीं हो सकती। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्य। अधिक उत्पादन के लिए चने की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई। प्रदेश के जिन किसानों ने गोभी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है और इस फसल से अधिक उपज मिले, इसके लिए फसल में समसामयिक कार्यों को उचित समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से जरूरी कार्य हैं और किसान अपने स्तर पर कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों गोभी की फसल की। तो वर्तमान जो समय चल रहा है उसमें आप लोगों ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में या नवंबर के प्रथम सप्ताह में गोभी की रोपाई जो है वो कर दी होगी। और आज हम बात करेंगे इसमें अधिक से अधिक उत्पादन देने के लिए कुछ छोटी छोटी तकनीकें हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरपतवार प्रबंधन की। किसी भी फसल की अगर आपको अच्छी उत्पादकता लेनी है तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जिस खेत में आपने फसल लगाई है वो पूरी तरह से खरपतवार मुक्त हो, क्योंकि ये खरपतवार जो है वो जो मेन फसल हमारी रहती है उससे जो है ये वायु के लिए, प्रकाश के लिए और पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। साथ ही साथ ये कीट और व्याधियों के लिए भी शरण देने का काम करते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी ये सलाह है कि सबसे पहले खरपतवार निकालने के लिए आप हस्तचलित यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे खुरपा हो गया और फावड़ा गैती। ये सब से आप निरंतर 15 से 20 दिन के अंतराल में, 25 दिन के अंतराल में आप खरपतवार प्रबंधन करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं गोभी की फसल में जल प्रबंधन की। तो जल प्रबंधन का ये है कि आप जो है भूमि के प्रकार और फसल की जल मांग के अनुसार जो है आप सिंचाई कर सकते हैं। सामान्यतः इस मौसम में जो है 6 से 8 दिन के अंतराल में आपको हल्की सिंचाई करनी चाहिए। और सिंचाई करते समय ये ध्यान रखें कि पानी कहीं पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर पानी कहीं आपकी फसल में इकट्ठा हो रहा है तो जड़ सड़न जैसे रोग जो है आपकी फसल में लग सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखते हुए आप हल्की सिंचाई करें। अब हम बात कर लेते हैं पोषण प्रबंधन की। तो पोषण प्रबंधन में आपने जो है बेसल डोज के रूप में पोटास और फास्फोरस की मात्रा जो है डाल दी होगी और कुछ मात्रा जो है यूरिया की, नाइट्रोजन की आपने डाल दी होगी। तो बाकी जो यूरिया की मात्रा आपके पास बची है, नाइट्रोजन की मात्रा बची है, उसे आप 3 भागों में बांट कर देना है उसको। तो जब फसल आपकी 1 महीने की हो जाए तो 40 किलो जो है प्रति एकड़ आप यूरिया डाल सकते हैं। और उसके बाद जब 1.5 से 2 माह की फसल हो जाए, 45 से 50 दिन की, तो फिर आप 20 किलो जो है मात्रा यूरिया की फिर से आप डाल सकते हैं। और अगर फसल आपकी कहीं कहीं पर जैसे कमज़ोर दिखाई दे रही है तो आप 05234 जो है घुलनशील एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, आप उसकी जो है 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर उसका भी छिड़काव आप कर सकते हैं। बोरन की कमी से फूलगोभी का खाने वाला भाग छोटा रह जाता है। इसकी कमी से शुरू में तो फूलगोभी पर छोटे छोटे दाग या धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं तथा बाद में पूरा का पूरा हल्का गुलाबी
पीला या भूरे रंग का हो जाता है, जो खाने में कड़वा लगता है। फूल गोभी एवं फूल का तना खोखला हो जाता है और फट जाता है। इससे फूल गोभी की उपज तथा मांग दोनों में कमी आ जाती है। इसके रोकथाम के लिए बोरेक्स 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अन्य उर्वरक के साथ खेत में डालना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है फसल सुरक्षा का, तो इसमें जो है लगने वाले सबसे पहले कीटों की हम बात करें तो इसमें जो है हरा फुदका और काला फुदका जैसिड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, तो वो कीट जो है प्रारंभिक अवस्था में प्रकोप इसका हो सकता है। ये सब चूसक कीड़े हैं जो कि पत्तियों से रस चूसते हैं और उत्पादन जो है इसमें भारी कमी दिखाई देती है उत्पादन में। रस चूसने वाले कीड़े ये पत्तों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देते हैं और गिरा देते हैं। साथ ही पत्ते भी मुड़ जाते हैं और ठूठी के आकार के हो जाते हैं। रस चूसने वाले कीट जैसे माहू और थ्रिप्स का प्रकोप दिखे तो इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर और 3 लीटर पानी में मिलाकर इसे स्प्रे करें। यदि थ्रिप्स का हमला दिखे तो ट्राइजोफॉक्स डेल्टा मैथ्रीन या साइपरमेथ्रिन 5 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके अलावा जो है इसमें एक इल्लिया का मतलब लगता है शुरू से अंत तक जो है कीटों का प्रकोप इसमें बहुत रहता है इस फसल में। तो जैसे कि तंबाकू की इल्ली हो गई और आपके चने की इल्ली हो गई और डायमंड ब्लैक मोथ एक कीट रहता है वो उसकी प्रकोप हो गई, तो ये सारे कीट इसमें लगते हैं। टूड़ी के वयस्क मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में अंडे देते हैं। 4 से 5 दिनों बाद अंडों से टूड़ी निकलती है और पत्तियों को खा जाती है। सितंबर से नवंबर तक इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप टी आकार की खूंटियां लगा दें 15 से 25 जो है प्रति एकड़ की दर से। और प्रकाश प्रपंच का भी आप उपयोग कर सकते हैं रात्रिकालीन में। और नीम का तेल जो है 5 ml जो है प्रति लीटर की दर से आप इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। अगर कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर हो तो आप फिर इंडोसाकार्प जो है 1 ml या 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप इसका भी घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कीटों में काफ़ी नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप गोभी की अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में प्रायः कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान रबी मौसम में चने की खेती करते हैं, क्योंकि चने की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वह किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर यूडी सिंह से। रबी में चने का एक प्रमुख स्थान है और ये दलहनी फसल होने के नाते वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को अपने जड़ों के गांठ में लेकर के ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है चना। और फसल चक्र में चना को लोग इसलिए रखा करते हैं। भारत के करीब करीब सभी राज्यों में इसकी खेती होती है। किसान भाइयों, चने की खेती में एक महत्वपूर्ण पहलू है प्रजातियों का चयन। जो किसान मृदा एवं क्षेत्र के अनुसार चने की उन्नत किस्मों का चुनाव करके बुआई करते हैं तो उन्हें भरपूर पैदावार मिलती है। जलवायु विभिन्नता होने के कारण अपने देश में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और आपका उत्तर पूर्वी भारत, हर एक जगह की अपनी अपनी किस्म होती है। और ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित करने के बाद
इसको आइडेंटिफाई करके रिलीज होती है। अपने अपने क्षेत्र में किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या ICAR इंस्टीट्यूट से रिकमेंडेड जो भी वैरायटी हैं उसको व्यवहार करें। और इसमें हमारा कोई ज़्यादा परिश्रम खेत तैयार करने में नहीं लगेगा। 1-2 बार खेत की जुताई करने के बाद पाटा चला दें और मिट्टी जब भुरभुरी हो जाए फिर उसमें हम लोग इसको पंक्ति में इसकी बुआई करें तो उससे हमको बेहतर उपज आएगा। बीज दर चने के बीज की मात्रा, दानों के आकार, प्रकार एवं भार तथा बुआई का समय एवं बुआई विधि पर निर्भर करती है। बड़े दानों वाले प्रजातियों यानी कि काबुली चना का 80 से 90 किलोग्राम तथा बारानी खेती के लिए छोटे दानों वाली प्रजातियों का 80 किलोग्राम तथा सिंचित क्षेत्र के लिए 60 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। पछेती बुआई की स्थिति में 20 से 25% अधिक बीज का उपयोग करें। जो चने का फसल है, रबी के समय में वातावरण में नमी ज़्यादा रहती है और नमी और तापमान के वजह से कीड़े बीमारियां बहुत ज़्यादा इसमें आती हैं। तो जो अपना सिस्टम है, बुआई से पहले इसकी सीड ट्रीटमेंट की जाए। सीड ट्रीटमेंट 3 अवयव है, एक तो फंजीसाइड है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड है और उसके बाद राइजोबियम। इसको हम लोग बोलते हैं FIR। तो फंजीसाइड सीड ट्रीटमेंट करने से हमारा जो बीज जनित रोग है या मिट्टी में कुछ जीवाणु रहते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। फंजीसाइड में हम लोग 2.5 ग्राम थायराम या कैप्टान प्रति किलो बीज के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करना है। और सीड ट्रीटमेंट फंजीसाइड के बाद 12 घंटे बीज को छोड़ देते हैं और उसके बाद इंसेक्टिसाइड या जो कीड़े का प्रकोप कम से कम हो उसके लिए हम लोग 8 ग्राम प्रति किलो बीज क्लोरपाइरीफॉस एक दवा है 20 cc, उसका उपयोग करके इंसेक्टिसाइड देने से जो कीड़े लगते हैं खेत में उसको कम किया जा सकता है। और इंसेक्टिसाइड सीड ट्रीटमेंट के 36 से 48 घंटे के बाद तो उसमें 20 ग्राम कल्चर प्रति किलो हिसाब से ठंडे पानी में उसको हम घुला देंगे और उसमें बीज को दे करके बीज के चारों तरफ एक परत सा हो जाएगा राइजोबियम का। तो राइजोबियम सीड ट्रीटमेंट दलहनी फसल में काफी आवश्यक है। बुआई की विधि, चने की खेती के लिए पौधों की उचित संख्या के लिए आवश्यक बीज दर व पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की उचित दूरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बारानी फसल के लिए बीज की गहराई 7 से 10 सेंटीमीटर और सिंचित क्षेत्र के लिए बीज की बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई पर करनी चाहिए। फसल की बुआई में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और पंक्ति में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर उचित मानी गई है। खरपतवार नियंत्रण, चने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन 30 EC दवा की 3.3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 48 घंटे के अंदर छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने पर आपकी फसल 1 से 1.5 माह तक खरपतवारों से मुक्त रहेगी और आने वाले समय में आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फसलों की मड़ाई करके किसान अपने उत्पाद को या तो मंडी में बेच देता है या फिर अच्छे बाजार भाव लेने की चाहत में भंडारित करता है, लेकिन हमारे किसानों को इनके सुरक्षित भंडारण पर कोई विशेष जानकारी नहीं होती, जिससे अनाज को घुन, इल्लियों द्वारा खराब कर दिया जाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए आप किस प्रकार से करें अनाज और दालों का लंबे समय तक सुरक्षित भंडारण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान खान।
किसान जैसे ही कटाई कर लेते हैं तो अपना जो अनाज होता है उसको अपने जो लोकल भंडार गृह होते हैं उनमें सुरक्षित करते हैं। वहाँ दिक्कत आती है कीड़ों की और जो फंगस होती है उनकी। तो इन सभी जो दिक्कतें हैं उनको प्रबंधित करने के लिए या उनका प्रबंधन करने के लिए किसान भाई को हमेशा कटाई के दौरान ही उनका प्रबंधन प्रारंभ कर देना चाहिए। देश के कुल उत्पादित खाद्यान्नों का 72.5% भंडारण किसानों के घरों में पुरानी एवं परंपरागत विधाओं से अनाज भंडारण किया जाता है, जबकि 27.5% सरकार वैज्ञानिक भंडारण भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वैज्ञानिक ढंग से करती है। फसलों की कटाई के बाद अनाज को विभिन्न स्तरों पर क्षति होती है। भौतिक रूप से अधिक ताप या नमी से अनाज को नुकसान होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता में कमी आती है। आमतौर पर कीड़ों द्वारा 2.55%, कटाई मढ़ाई द्वारा 1.68%, सूक्ष्म जीवाणु एवं नमी से 0.68%, चूहों द्वारा 2.50%, पशु पक्षियों द्वारा 0.85%, यातायात से 0.15% तथा प्रसंस्करण से 0.92% क्षति होती है। इस प्रकार लगभग भंडारण ठीक प्रकार न हो पाने के कारण अनाज का लगभग 10% का प्रतिवर्ष नुकसान देश में होता है। प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम उनको जब भी वो फसल की कटाई करें तो जब बीज है जो फसल अच्छी तरीके से सूख जाए उसी समय कटाई करनी चाहिए। और उनको जब कटाई करते हैं, जैसे ही फसल काट ली है उसके बाद में अगर जो अनाज है उसके अंदर अगर नमी है तो खेतों में है जो थ्रेसिंग से पहले है वो खेतों के अंदर ही है, उस जो फसल है उसको अच्छे से धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसमें जो अतिरिक्त नमी है वो नमी है वह उड़ जाए और उसमें जो नमी है 10 से 11% के आसपास है वो बनी रहे। जब थ्रेसिंग करते हैं, थ्रेसिंग करने के उपरांत जब बीज है उसको में जो मॉइस्चर होती है या उसमें नमी होती है वो लगभग 10 से 11% होनी चाहिए। तो उसको किसान भाई कैसे टेस्ट करें? कोई भी जैसे आपकी बीज वाली फसल है तो उसके जो सूखा हुआ बीज आप दांत से अगर तोड़ते हो तो अगर उसमें कट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है कि आपका जो बीज है या आपका अनाज है वो भंडारण के लिए उपयुक्त है। उसमें जो नमी है वो 10 से 11% के आसपास है, वो उसमें उपयुक्त नमी है, तो तभी आप उसको स्टोर करें। अगर आपका अनाज गीला है तो उसको हमेशा है लगभग 2 या 3 धूप दे के ही उसके बाद में ही है वो भंडारित करना चाहिए। अनाज भंडारण के पूर्व ध्यान दें, भंडारण गृह या गोदाम को साफ सुथरा कर दीवारों को चूने से पुताई करें। भंडारण घर का फर्श धुलकर अच्छे प्रकार से सुखा लेना चाहिए। दीवार, फर्श, छत को कोई छेद या दरार नहीं होना चाहिए, यदि है तो मरम्मत करें। भंडारण घर की सफाई के साथ कीटों के संक्रमण से मुक्ति कर लें। इसके लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में घोलकर घोल की 3 लीटर मात्रा से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र की पुताई या छिड़काव करें। पुराने खाली बोरे, दीवारें, फर्श, पट्टियों, लकड़ी के तख्ते आदि कीटनाशक से छिड़काव द्वारा कीट संक्रमण से मुक्त करें। भंडारित अनाज को भली प्रकार साफ कर लें। अनाज, भूसा, धूल, खरपतवार से मुक्त तथा कटा पिटा अनाज भी अलग कर लें। अनाज को कड़े धूप में सुखा लें और ठंडा करके भंडारित करें। भंडारित अनाज में 10 से 12%, दलहन में 8 से 10% और तिलहन में 8 से 10 से नमी होनी चाहिए। ये तो भंडार गृह की बात हो गई। इसी प्रकार किसान अगर अपने खाने के लिए कोई अनाज सुरक्षित कर रहा है तो उसके लिए जो अलग अलग कोठियाँ आती है या बीन आती है उनको प्रयोग करना चाहिए। और उनको भंडारित करने के लिए हमेशा जो जैविक विधियाँ हैं उनको प्रयोग करना चाहिए। जैसे नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते सुखा के उसमें है वो प्रयोग करना चाहिए। उनकी परत, सूखे हुए पत्तों की परत बना के वो अपना अनाज है उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों के भंडारण के लिए जो अपनी बलुई मिट्टी आती है, बलुई मिट्टी का भी किसान है वो प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जो सुरक्षा प्रदान करने वाली एक तरीका है, क्योंकि बलुई मिट्टी में सिलिका होता है। सिलिका की वजह से जो कीड़ा होता है वो मिट्टी के अंदर नहीं घुस पाता, घुसता है तो उसके जो शरीर है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इसकी वजह से वो जो अपनी दलहनी फसलें होती हैं उसका जो बीज होता है या अपन खाने के लिए दालें काम में लेते हैं उनको वो नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएगा। धन्यवाद।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम उमेरी, जिला सतना के कृषक मिलन परमार ने। यह वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलन परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। वर्मी कंपोस्ट आज के समय में, क्योंकि जिस तरह से खेतों में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे हमारे खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है उसकी शक्ति कम होती जा रही है। हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा बिना लागत के, बिना इसमें कोई बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, हम इसको तैयार कर सकते हैं और खेतों में इसको डाल सकते हैं, जिससे भूमि की जो हमारी उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। केंचुआ खाद को तैयार करने के लिए करीब 70 से 90 दिन का वक्त लगता है तथा इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों के पास तो जानवर होते ही हैं, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो। इसका जो कच्चा गोबर होता है वो हम इकट्ठा करते हैं और कच्चे गोबर में करीब 50% कच्चा गोबर लेते हैं और उस 50% ही हम वेस्ट मटेरियल, जैसे हमारे पास भूसा है, खेतों में कनक का हो, गेहूं का हो या फिर पैडी का हो, हम इसका जो भूसा होता है या उसको हम 50% इकट्ठा करते हैं। घास फूस है या सड़ी गली पत्तियां हैं, उनको हम 50% रखते हैं, 50% हम कच्चा गोबर रखते हैं। केंचुआ खाद बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि हम जो पिट बनाते हैं वो कम खर्चे में हो या कम लागत की होनी चाहिए। उसके लिए 2 फीट हाइट होनी चाहिए। कई बार ये भी होता है कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकें। हालांकि आजकल हर स्टेट्स में, चाहे यूपी लीजिए, हरियाणा लीजिए, बिहार लीजिए, आंध्रा लीजिए, आपका महाराष्ट्र लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, हर स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट्स की सब्सिडी है कि किस तरह से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इस पे किसान भाइयों को सब्सिडी भी मिलती है। वो चाहें तो अपने जो उनके जिला उद्यान अधिकारी हैं वहाँ पे संपर्क करके और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। किसान भाई 1 क्विंटल के लिए 250 ग्राम केंचुए का प्रयोग कर सकते हैं। केंचुए कई प्रकार के होते हैं, लेकिन केंचुआ खाद तैयार करने के लिए सीनियर पीढ़ी का केंचुआ सबसे उत्तम नस्ल का होता है, जो बहुत ही कम समय में उत्तम खाद तैयार कर देता है। केंचुए हमेशा अंधेरे दिशा में जाते हैं, इसलिए जब हम गोबर की खाद और वेस्ट मटेरियल 50% मिला के उसमें पानी डालते हैं तो कच्चा गोबर गर्म होता है। वो उसकी गर्मी को शांत करने के लिए 3 से 4 दिनों तक हमें डेली उसमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ही आप हाथ डाल के नीचे देखेंगे, गर्मी जब कम हो गई, फिर उसमें हम केंचुए को रिलीज करते हैं। इसके लिए केंचुआ रिलीज करने के बाद इसको हम बोरे से ढक देते हैं। बोरे से ढकने के पीछे एक तात्पर्य ये होता है कि इसकी जो नमी है वो जल्दी ना उड़े, दूसरा अंधेरा बना रहे। तो ये स्पीसीज हमारी जो केंचुए की है ये आइसेनिया फोइटिडा करके है। तो ये नीचे की तरफ जाती है, यानी ऊपर से फीड करते हुए नीचे की तरफ जाती है। जब ये ऊपर कंपोस्ट को खा के तैयार कर लेती है तो हम ऊपर से इकट्ठा करके एक हीप बना लेते हैं और हीप से केंचुए अंधेरे की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे। ये हीप से हम इसको बैग में रख सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारा छोटा किसान भाई है, वो भी इसको तैयार कर सकता है बहुत कम एरिया में, और इसका ऊपर से सेट बना सकते हैं कि इसको हम बना के छोटे छोटे पैकिंग करके बेच भी सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुने हुए मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। भिंड में मिलावटखोरों पर